नमस्ते जी। शादी के बाद मैं इटली चला गया तो कुछ दिन गुजरे तो मेरी पत्नी ने फोन किया और बोली तुम्हारी माँ बदचलन है और मुझे भी गलत काम करने पर उकसाती रहती है। मुझे अपने पास बुलवा लो या फिर डिवोर्स दे दो। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तो मैंने पत्नी से कहा मायके चली जाओ और मैं कुछ महीने बाद तुम्हें ले जाऊंगा। 7-8 महीने बाद मैं वापस लौटा तो मेरी माँ गीता का पाठ कर रही थी और मैंने पीछे से जोर से लात मारी तो एक चीख के साथ माँ बेहोश हो गई। तो चीख की आवाज सुनकर चाची भागी आई और सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। आशीष मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। अभी हमारी शादी का ज्यादा समय नहीं हुआ और तुम वापस इटली जा रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारा समय बिताना था, ढेरों बातें करनी थी, घूमना फिरना था, शॉपिंग करनी थी, मगर तुम हो कि जा रहे हो। मेरी पत्नी बहुत उदास बैठी हुई थी और बार बार मेरा हाथ पकड़कर एक ही बात कह रही थी। सच कहूं तो मेरा भी जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं खुद उसके सामने हिम्मत हार जाता तो इसे हिम्मत कहाँ से हो देता। इसलिए दिल को मजबूत किया और कहा कि घूम फिर हम बाद में लेंगे। मैं तुम्हारे लिए ढेरों पैसे भेज दिया करूंगा, तुम शॉपिंग कर लिया करना। तब वह गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ जाकर शॉपिंग करने की जरूरत है। वैसे भी मैं शॉपिंग की भूखी नहीं हूँ। उसके नाराज होने पर मुझे बहुत प्यार आया था। जैसे तैसे मैंने उसे मनाया था और फिर अपनी टिकट कन्फर्म करने के बाद मैं इटली आ गया था। यहाँ आकर मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मैं उसे बहुत याद कर रहा था और उदास था, लेकिन एक बात का मैं शुक्र कर रहा था कि मेरी पत्नी जितना मेरे आने पर उदास थी, फोन पर बात करते हुए उतनी ही हंसती और मुस्कुराती रहती थी। वो हंसते हुए बात करती थी और उल्टी सीधी बातें करके मुझे भी हंसाती रहती थी। मुझे इटली आए 1.5 महीना हो चुका था और मेरी पत्नी इसी तरह हंसती मुस्कुराती थी। मगर फिर मैंने नोट किया कि उसका व्यवहार बदलना शुरू हो गया है। वह चुप चुप रहने लगी थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। अगर मैं कोई सवाल करता तो हूँ हाँ में जवाब देती और फिर चुप हो जाती। मुझे उसकी चिंता सताने लगी। मैंने पूछा कुसुम क्या बात है, तुम इतनी उदास और चुप क्यों रहती हो? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहती है ना? तब कुसुम कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। कभी कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, कभी कहती कि नींद आई है, कभी सर दर्द की शिकायत करती और कभी कहती कि थोड़ा सा काम कर लिया था, थक गई हूँ। उसके इन बहानों पर मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं इतनी दूर बैठा उसे कुछ पूछ भी नहीं सकता था। माँ से बात करता तो वह भी यही कहती कि सब ठीक है, कुसुम तो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, हंसती मुस्कुराती और खुश रहती है। मैं और ज्यादा उलझन में पड़ जाता। अगर घर में सब ठीक था और कुसुम की तबीयत भी ठीक थी और कोई मसला या परेशानी भी नहीं थी, तो फिर उसका व्यवहार एकदम से ऐसे क्यों बदल रहा था? अब जब मैं उससे बात करता तो मुझे लगता जैसे मैं दो अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। वह मेरी पत्नी जो मेरे आने पर बहुत उदास थी और वह जिससे मैं बात कर रहा था, दोनों अलग लगती थी। मेरे दिल परेशानी में बीतने लगे। मैं कुसुम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं लगभग 7 साल से कुसुम को पसंद करता था। विदेश आने से 2 साल पहले भी हमारा संपर्क रहा था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर परिवार वाले नहीं मानते थे। कारण
हमारी गरीबी थी, कुसुम के लिए ही मैं इतनी मेहनत की थी, तभी इटली आया था, अपना घर बनाया था और अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की थी, तब जाकर कुसुम के माँ बाप माने थे और हमारा रिश्ता हुआ था। उससे शादी करने के लिए मैंने पूरे 7 साल इंतजार किया था, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए ना जाने क्या कुछ किया था। मगर अब जब वह मेरे साथ खुश नहीं थी, तो मेरा दिल जैसे डूबने लगा था। एक दिन हम कॉल पर बात कर रहे थे, वह बस है हाँ में जवाब दे रही थी। जब मैंने उसे कहा कि अगर तुम उदास हो कुसुम, तो मैं वापस आ जाता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इटली बुलवा लेता हूँ। 6-7 साल ले लगेंगे और काम हो जाएगा। कुसुम कहने लगी कि हाँ, मैं आपकी वजह से बहुत ज्यादा उदास हो गई हूँ। आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए हैं। हालांकि मैंने हमारी शादी के लिए ढेर सारी उम्मीदें और भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे वहां बुला लीजिए। तब मैंने कहा कि हाँ माँ, का मसला है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे उनकी चिंता सताएगी। तब कुसुम कहने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, आप 6-7 साल और मेहनत कर लीजिए, कारोबार के लिए पैसे आ जाएंगे, मैं आपके पास नहीं आती। मैं दिल में खुश हो गया कि कुसुम को मेरे साथ मेरी माँ का भी एहसास था। उसने एक बार फिर मेरे दिल में और जगह बना ली थी। मैंने इस बात का इजहार भी कर दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने थोड़ी देर और बात की, वीडियो कॉल पर बहुत सी चीजें दिखाई और फिर फोन बंद कर दिया। मैं खुश था कि कई दिन बाद ही सही कुसुम का मूड अच्छा हो गया था। मैं आराम से सो गया, मगर मुझे पता नहीं था कि अगली सुबह मेरी जिंदगी में एक तूफान ले आएगी। सुबह मैं उठा तो कुसुम की कॉल आ रही थी। मैंने फोन अटेंड किया। मुझे डर हुआ कि कहीं माँ की तबीयत खराब ना हो, इसलिए वह सुबह सुबह कॉल कर रही है। मगर जैसे ही मैंने कुसुम का धुआंधार रोना सुना, तो मेरा दिल डूब गया था। दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने कहा कि कुसुम, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, कोई परेशानी है क्या? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? तो कुसुम कहने लगी कि या तो तुम मुझे अपने पास बुला लो, या फिर मुझे तलाक दे दो। दोनों में से एक काम कर लो। मैं यहाँ तुम्हारी माँ के पास नहीं रह सकती, मुझसे वह और बर्दाश्त नहीं होती। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहने लगा कि वह मेरी माँ है कुसुम, तुम उनके बारे में इस तरह कोई बात नहीं कर सकती। तुम्हें उनकी इज्जत करनी होगी अगर मेरे साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है। तब कुसुम और भी तेजी से रोने लगी और कहने लगी कि हर तरफ से मुझे ही जूते पड़ रहे हैं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी इज्जत को संभाल लूं या तुम्हारी माँ की इज्जत को। दोनों में से एक काम ही हो सकता है। मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं। मैं उसकी बात सुनकर और हैरान हुआ और कहा कि क्या बकवास कर रही हो, मुझसे सीधी तरह बात करो, जो भी परेशानी है। तब वो कहने लगी कि तुम्हारी माँ 2 नंबर औरत है, गलत धंधों में शामिल है। वो ना सिर्फ खुद गलत काम करती है, बल्कि मुझे भी उकसा रही है कि मैं भी गलत काम करूं और गलत रास्ते पर चल पड़ूं, इस तरह के 2 नंबर बन जाऊं। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि फौरन जाकर माँ से माफी मांगो। खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में दोबारा ऐसी कोई बात की। उनकी सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने गुजरी है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वह बहुत सीधी सादी
और पवित्र है। तब कुसुम और जोर से रोने लगी, मगर फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी माँ पर इतना विश्वास है तो मुझे तलाक दे दो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी। अगर मुझे अपने पास नहीं बुलाना तो तलाक दे दो। मैं अपने चरित्र को दागदार नहीं कर सकती, और यह औरत मेरे चरित्र पर दब्बा लगाकर छोड़ेगी। कुसुम के अटल अंदाज को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर माँ ने ही कुछ ऐसा किया होगा। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, अपने मायके चली जाओ, कुछ महीने वहीं रहो। मैं तुम्हारे पेपर्स बनवाता हूँ, तुम्हारे इटली आने का इंतजाम करता हूँ, फिर हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर कुसुम मुस्कुरा दी। उसने आंसू पोंछे और कहने लगी कि यही ठीक होगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हें अपने पास बुलाने का कह रही हूँ, वरना मेरा दिल तो यही चाहता था कि मैं इंडिया में माँ के पास रहूं, उनकी सेवा करूं और तुम्हें कोई परेशानी ना आने दूं। लेकिन आज मजबूरी में सब कुछ तुम्हें बताना पड़ा और अपनी परेशानी सामने रखनी पड़ी। मैंने दो चार बातें इधर उधर की और फोन बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत अजीब हो गया था। माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मेरे सामने तो बहुत मासूम और नेक बनती थी, जरूर मेरे पीछे ही गुल खिला रही होगी। मैं 7 साल बाहर रहा था, मुझे क्या पता था कि वह पीछे क्या कुछ करती रही होगी। मैंने सोच लिया था कि कुसुम किए डॉक्यूमेंट्स बनवाकर खुद इंडिया जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर आऊंगा, और साथ ही माँ से सवाल जवाब भी करूंगा। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। उन्होंने मेरे बाप की इज्जत, मेरा मान और भरोसा सब कुछ बर्बाद कर रखा था। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उनके बारे में ऐसी कोई बात सुनूंगा। अगर कुसुम उनकी बातों में आ जाती तब तो मेरी इज्जत भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। मेरे दिमाग में माँ के खिलाफ सिर्फ गलत सोच जन्म ले रही थी। कुसुम की बातों में आकर मैं इस कदर अंधा हो चुका था कि माँ से बात करके पूछना भी गवारा ना किया कि आखिर मामला क्या है। इस बात को 6-7 महीने बीत चुके थे। मैंने एक बार भी माँ से बात नहीं की थी। एक दो बार चाची को फोन भी आया था, लेकिन मैं फोन नहीं उठाता था और काट देता था, क्योंकि मैं जानता था कि माँ ही चाची के नंबर से कॉल करवा रही है होगी और चाची मुझे मजबूर करेगी कि मैं माँ से बात करूं, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं हर हाल में उनके सामने बैठकर उनसे बात करना चाहता था कि आखिर उन्होंने मेरी पत्नी के साथ क्या किया। पत्नी को फोन करता तो वह पहले की तरह एक बार फिर खुश नजर आने लगी थी। मैं संतुष्ट हो गया और समझ गया कि पत्नी झूठ नहीं बोल रही। मैंने दोबारा छुट्टी लेने की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने अपना टिकट कन्फर्म करवाया और इंडिया पहुंच गया। इंडिया आने के बारे में मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था। मेरा इरादा था कि उसे अचानक जाकर सरप्राइज दूंगा, मगर इससे पहले मैं अपनी माँ से हिसाब लेना चाहता था। इसलिए मैं अपने घर चला आया था। घर का दरवाजा हमेशा की तरह खुला हुआ था। अंदर गया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी माँ गीता का पाठ कर रही थी। एकदम पत्नी की बातें मेरे दिमाग पर गूंजने लगी
और मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में पागल होकर मैं आगे बढ़ा और एक जोर की लात उनकी कमर पर दे मारी। माँ के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उनकी बूढ़ी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं थी कि वह ऐसी चोट बर्दाश्त कर सकती। वह वहीं चारपाई पर गिर गई और उठ ना सकी। चीख की आवाज सुनकर चाची फौरन हमारे घर दौड़ी हुई आई। मुझे देखकर खुश होकर पूछने लगी कि बेटा तुम कब आए। मगर जैसे उनकी नजर माँ पर पड़ी, वह फौरन घबरा गई। वह माँ की तरफ लपकी और कहने लगी, भाभी उठिए, क्या हुआ है? भाभी उठिए ना, आशीष एम्बुलेंस को फोन करो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। कब आए हो और यहाँ ऐसे ही खड़े हो? इतना ना हो सका कि डॉक्टर को बुला लो या माँ को अस्पताल ले जाओ। चाची ने मुझे बातें सुनाना शुरू की तो मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा कि आपको माँ का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। यह जो कुछ करती फिर रही है, मैं इस बारे में जान चुका हूँ। कमाल की बात यह है कि आप अभी तक माँ की असलियत नहीं जान पाई और मुझे ही डांटती जा रही है। मेरी बला से माँ मर जाए, लेकिन मैं इन्हें अस्पताल नहीं लेकर जाऊंगा। इतने में चाची उठी और उन्होंने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। फिर उन्होंने जो कुछ बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैं टिकटिकी बांध कर चाची की तरफ देख रहा था। मैं कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि आप जो कह रही है वह सच है। चाची ने एक पल बर्बाद किए बगैर गीता पर हाथ रखकर कसम खा ली। कहने लगी कि मैंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सच है। यह सुनते ही मैं वहीं जमीन पर बैठता चला गया। फिर माँ की हालत पर ख्याल आया तो मैं उन्हें अस्पताल ले गया। कितने ही घंटे इमरजेंसी वार्ड में गुजारने के बाद आखिरकार माँ जिंदगी की तरफ लौट आई। डॉक्टर ने उन्हें सुकून से रहने के लिए इंजेक्शन लगा दिए थे और वह सो रही थी। माँ 2.5 साल से दिल की बीमारी से ग्रसित थी और उन्हें बहुत तकलीफ रहती थी। मैंने उनकी कमर में जो लात मारी थी उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा था, पछता रहा था और बार बार अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। यह मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया था? खुद को बार बार कोस रहा था। माँ की तबीयत संभल गई और जब डॉक्टर ने बता दिया कि खतरा टल गया है तो मैं फौरन ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं अपने ससुराल पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक आदमी ने दरवाजा खोला जिसके बारे में मैं जानता था कि वह कौन है। उसने शर्ट ऐसे ही कंधे पर डाल रखी थी। मैं घर के अंदर गया। वह आदमी कहने लगा कि कौन हो भाई, कहाँ से चले आ रहे हो? तब मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि यह मेरा ससुराल है और मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। वह इंसान गड़बड़ा गया और जल्दी से शर्ट पहनकर घर से निकल गया। मैं अंदर गया तो वहां कोई नहीं था। बस एक कमरे में मेरी पत्नी लेटी हुई थी और उसकी जो हालत थी उसे देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। उस आदमी का इस घर में आधे अधूरे कपड़ों में घूमना फिरना और मेरी पत्नी का ऐसी हालत में होना मेरी आंखें खोल गया था। मुझे समझ आ गया था कि मेरी पत्नी खुद झूठी थी और जो कुछ वह खुद थी वही मेरी माँ के बारे में मुझे बताती रही थी और मुझे भड़काती रही थी। कुसुम ने मेरी तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। एकदम खड़ी हो गई और
अपने कपड़े संभालते हुए कहने लगी, आशीष मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और कहा कि तुम्हें क्या पता मैं क्या समझ रहा हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। बदचलन औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाकर। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? किस चीज की मैंने तुम्हारे लिए कमी छोड़ी थी कि तुम ऐसे उल्टे सीधे काम करने लग गई? या शायद शुरू से ही तुम ऐसी थी, बस मेरी आंखों पर तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उसे कंधे से पकड़कर जोर से झकोला। मेरे झकोलने पर उसने खुद को छुड़ाया और कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरा ससुर भी घर आ गया था। मैंने सबके सामने कुसुम से तलाक की बात की और उसके घर वालों को उसकी असलियत बता दी। वह खुद बदचलन थी, मर्दों के बगैर उसका गुजारा नहीं होता था। और जब हमारे घर में उसके ऊपर रोक टोक की गई तो उसने मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया कि मैं उसे अपने पास बुला लूं या उसे उसके मायके रहने दूं, ताकि वह जो करना चाहे कर सके और कोई उसे रोकने वाला ना हो। मैंने सबको सच बताया और वापस घर लौट आया। माँ होश में आ चुकी थी। मैं उनके पैरों में गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। माँ ने मुझे गले से लगाकर माफ कर दिया, लेकिन मैं अपने दिल से आज तक यह पश्चाताप नहीं निकाल पाया कि मैंने अपनी माँ को गलत समझा और उन्हें ठोकर मारी थी। क्या ऐसे अभागे बेटे को भगवान माफ कर सकता है जो अपने माँ को ठोकर मारे? माँ कहने लगी कि मैंने तुम्हारी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे सही रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश की, मगर वह मेरी बात ही नहीं सुनती थी। हर समय मोबाइल पर किसी ना किसी आदमी से बात करती रहती थी। जब मैं टोकती तो कहती कि आपके बेटे से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि तुम इतने फ्री नहीं होते। तुम किस समय फोन करते रहे हो मुझे सब पता था। एक दिन तुम्हारी चाची ने अपनी आंखों से ड्राइंग रूम में किसी आदमी को आते हुए देखा। वह चुपके से हमारे घर आई और मुझे ले जाकर ड्राइंग रूम में का दृश्य दिखाया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कुसुम को खूब डांटा। उसने मुझसे माफी मांगी, मगर कुछ दिन बाद वह फिर वैसी ही हो गई और मुझे धमकी देने लगी कि आपसे तो आपका बेटा ही निपटेगा। मैं आपकी सच्चाई उसे बता चुकी हूँ, अब वह खुद ही फैसला कर लेगा। मेरे काम में हस्तक्षेप करना छोड़ दो, वरना मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें यही सब करना है तो अपने भाई के घर जाकर करो, यहाँ हमारी इज्जत है, इसे खराब ना करो। मैंने समझा था कि तुम ठोकर खाकर संभल जाओगी, मगर तुम पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी हो। अब तुम्हारा हाल यही है कि तुम अपने मायके चली जाओ। वह फौरन बैग पैक करके चली गई। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर तुमने फोन नहीं उठाया। चाची के नंबर से भी कॉल की, तब भी तुमने नहीं उठाया। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम अपनी पत्नी के साजिशों का शिकार हो चुके हो और मुझसे खफा हो गए हो। मगर मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान तुम्हें अकल दे और सच तुम्हारे सामने लाए। और देख लो, आज सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे और मैं उनके गले लगा लगकर फिर रो पड़ा। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। यह बच्चे ही है जो जज्बाती होकर जाने क्या क्या कर जाते हैं।
तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।